जैसा कि हम आपको कहें कि फिजिक्स का हम जीएस वाला पोर्शन आज से स्टार्ट करेंगे और 30 क्वेश्चन कराएंगे एक दिन में। केवल 30 क्वेश्चन ही नहीं है वो, 30 क्वेश्चन के बहाने इसमें आप हर क्वेश्चंस को हम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मतलब अच्छे से उसको व्याख्या रूप में पढ़ेंगे। लगभग 30 के बहाने हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे। तो आप 30 पे मत जाइएगा, 30 क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझिएगा, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा। 30 ही सही, लेकिन आपको एक दो क्वेश्चन आपको बढ़ा देंगे। ये आपके माइनस मार्किंग वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल हो गए। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आओ जी। एनीमोमीटर वायु की गति मापता है, एमीटर विद्युत धारा मापता है, विद्युत धारा। टाइकोमीटर घूर्णन की गति मापता है। देखिए अगर यहाँ पर बैरोमीटर लिखा होता, बैरोमीटर तो बैरोमीटर दाबांतर गैस या वायु या पानी का प्रेशर को मापने का यंत्र जो है बैरोमीटर होता है। लेकिन अगर टाइकोमीटर है तो टाइकोमीटर घूर्णन की गति मापता है। अब पायरोमीटर उच्च ताप मापता है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का अगर टेम्परेचर का मेजरमेंट करना हो तो हम पायरोमीटर नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। तो इस क्वेश्चन को आप रिलेट करके हमेशा इधर उधर करके इसी में से कोई ऑप्शन दे देगा, दूसरे क्वेश्चन में जोड़ देगा। तो 4 में से अगर एक भी अगर पूरा क्लियर है तो ये सब क्वेश्चन लगाने में और आसानी हो जाती है। क्योंकि देखिए एक तीसरा अगर यहाँ पर मिल जाता है तो इसको तुरंत आप कैंसिल कर देंगे, 2 ऑप्शन वैसे भी कैंसिल हो जाता है। तो अगर पूरा हमको आ भी नहीं रहा है तो यहाँ एक का तीसरा मिला तो बस 2 ही प्रोबेबिलिटी बची, बी होगा या तो सी सही होगा। तो अब इस हिसाब से बी का चौथा, अगर बी का चौथा आ रहा है तो बस हम इसी ऑप्शन को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम एग्जाम्स में आसानी से कर सकते हैं अगर 1-2 भी हमको आता हो तो याद रखिए टाइकोमीटर घूर्णन की गति मापता है। यहीं पे बैरोमीटर लिख देता है तो ये दाबांतर मापता है। तो इसीलिए कंफ्यूजन करने के लिए टाइकोमीटर यहाँ पे दिया है। ध्यान रखिए बैरोमीटर दाबांतर, टाइकोमीटर घूर्णन की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन दूरी का इकाई है? देखिए प्रकाश वर्ष, देखने में पढ़ने में तो लग रहा है जैसे ईयर, वर्ष, समय का मात्रक होगा, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी मापता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर क्या कहलाता है? 1 लाइट वर्ष। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। और 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में जाएंगे तो हो जाएगा 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। तो इसको याद रखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। पारसेक भी दूरी का मात्रक होता है। पारसेक, 1 पारसेक बराबर, पारसेक जो होता है दूरी का मात्रक होता है और लाइट ईयर्स प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष होता है। तो पारसेक भी दूरी का मात्रक, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक। अब नाटिकल मील भी दूरी का मात्रक होता है। नाटिकल मील जो होता है वहाँ पे समुद्र में अगर कोई दूरी मापना हो, एरोप्लेन का हाइट मापना हो तो वहाँ पर हम नाटिकल मील का उपयोग करते हैं। और 1 नाटिकल मील बराबर होता है 1 नाटिकल मील बराबर होता है 1.15 मील। देखिए 1 नाटिकल मील क्या है? ये भी दूरी का मात्रक है। और ये दूरी, फिर नाटिकल दूरी का मात्रक तो मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, लेकिन ये नाटिकल मील वहाँ के दूरी मापने के लिए यूज किया जाता है जब हम समुद्र में जा रहे हों या वायुमान की हाइट मापना हो तो वहाँ पे हम नाटिकल मील का उपयोग करते हैं। और 1 नाटिकल मील बराबर होता है 1.82 किलोमीटर। तो किलोमीटर में अगर नाटिकल मील को कन्वर्ट करना होता है तो 1 नाटिकल मील 1.82 किलोमीटर होता है। यानी नाटिकल मील किलोमीटर से बड़ा मात्रक है। तो
नाटिकल मील, प्रकाश वर्ष, पारसेक तीनों दूरी के मात्रक है, लेकिन वर्ग मील की बात करता है तो दूरी नहीं, ये क्षेत्रफल मापेगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दूरी का इकाई नहीं है, तो वर्ग मील दूरी का इकाई नहीं है। बाकी पारसेक, प्रकाश वर्ष, नाटिकल मील क्या है, दूरी की इकाई है। तीनों से दूरी मापा जाता है और एक नाटिकल मील बराबर 1.82 किलोमीटर होता है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे उच्च वेग, यहाँ पे राशि दिया गया है, यहाँ पे इकाई दिया गया है। देखिए तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। तरंग दैर्ध्य जब भी मापा जाता है वो एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। दाब जो है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। उच्च वेग को मैक से, मैक इकाई होती है, उच्च वेग मापने की इकाई मैक होती है। मैक संख्या क्या होता है हम यहाँ बता दे रहे हैं। मैक संख्या जब किसी वस्तु बोले तो वायुमान, मोटर की गति की तुलना ध्वनि की गति से किया जाता है तो वहीं से मैक संख्या निकलता है। अगर मैक संख्या को अगर यम से लिखे तो यम बराबर होता है वस्तु की ध्वनि बटे के वस्तु की गति बटे के ध्वनि की गति। अगर मैक संख्या अगर 2 आ जाए, अगर मैक संख्या यम बराबर 2 आ जाए तो इसका कहने का मतलब ये है कि वस्तु की गति ध्वनि की गति से 2 गुना होगा। तो ध्यान दीजिए, मैक संख्या, मैक नंबर से क्या काउंट किया जाता है, वस्तु की गति काउंट किया जाता है ध्वनि की गति के तुलना में, रिस्पेक्ट में। अगर अब इसमें से भी अगर यम का मान 1 से कम आ जाता है तो वस्तु को जो बोला जाता है सबसोनिक। जो वस्तु होता है उसकी ध्वनि इस प्रकार से हो कि वो ध्वनि की गति से भी उसकी गति कम हो, मतलब वस्तु की गति ध्वनि की गति से भी कम हो तो उसको हम लोग सबसोनिक कहते हैं। अगर यम के बराबर हो जाए, यानी मैक संख्या यम के बराबर होने का मतलब वस्तु की गति ध्वनि की गति के बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग सोनिक कहते हैं। अगर मैक संख्या 1 से बड़ा 5 से छोटा हो जाए तो इसको हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं। सुपरसोनिक किसको कहेंगे, वस्तु को। अगर मैक संख्या 1 से बड़ा 5 से छोटा आ जाए, यानी कि ध्वनि की गति लगभग 5 गुना, मतलब वस्तु की गति ध्वनि की गति से 5 गुना से कम, 1 गुना से ज़्यादा आ जाए तो उस वस्तु को हम लोग सुपरसोनिक वस्तु कहते हैं। हाइपरसोनिक कब हो जाता है, कोई वस्तु हाइपरसोनिक कब कहलाता है, जब उस वस्तु की गति ध्वनि की गति से 5 गुना हो जाए, यानी मैक संख्या कितना आ जाए, इज ग्रेटर देन 5। ठीक, तो इस पे ध्यान देना है। ये सब क्वेश्चन आते हैं कि सब सोनिक के लिए मैक नंबर कितना होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। सोनिक के लिए मैक नंबर कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। सुपरसोनिक को इंग्लिश में बोलेंगे सुपरसोनिक, इसके लिए मैक संख्या 1 से बड़ा 5 से छोटा होना चाहिए। हाइपरसोनिक को पराध्वनिक कहते हैं। मैक संख्या 5 से बड़ा होना चाहिए। मैक संख्या 5 से बड़ा का मतलब उस वस्तु की ध्वनि की गति ध्वनि की गति से 5 गुना से भी ज़्यादा है। जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट की गति जो होती है ध्वनि वो अमूमन क्या होता है 320 मीटर प्रति सेकेंड, उससे भी ज़्यादा स्पीड से गति करता है। तो रॉकेट का मैक नंबर हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। तो मैक नंबर से वस्तु की गति की तुलना ध्वनि की गति से किया जाता है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मैक नंबर क्या है, तो मैक आया था यहाँ पे समझा दिए हम लोग। बाकी पास्कल दाब मापने की इकाई, ऊर्जा जूल ऊर्जा मापने की इकाई, उच्च वेग मैक से, जैसे उच्च वेग, यहाँ उच्च वेग का ही तो मेजरमेंट हो रहा है, तो मैक संख्या से उच्च वेग मापा जाता है। बाकी यही बी वाला सही होगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, ए वाला सही है, ए वाला सही है, A1 B2 हाँ सी वाला सही है, यानी सब एकदम मिलान एकदम सही है। तो
ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा। इसमें मैक संख्या देखिएगा, मैक संख्या हम फिर से बता देते हैं। मैक संख्या वह संख्या होती है जिससे किसी वस्तु की गति की तुलना ध्वनि की गति से किया जाता है। यदि किसी वस्तु की गति, मान लीजिए रॉकेट की गति, ध्वनि की गति यानी 320 मीटर प्रति सेकेंड से 2 गुना हो, तो उस रॉकेट का मैक नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मैक नंबर यही बताता है। मैक संख्या 1 से कम हो तो सब सोनिक, 1 के बराबर हो तो सोनिक, 1 से बड़ा 5 से छोटा हो तो सुपरसोनिक, 5 से बड़ा है तो हाइपरसोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर वहाँ पे त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक देखिए क्या होता है? न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, बल गुणे समय। तो बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकेंड, और बाकी त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये तो 1 का चौथा, बस यही पे खुश हो जाइए, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर त्वरण चौथा हम कन्फर्म है कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आता है तो यहीं पे तो मिल गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं। हाँ, तो समय बचाना कैसे है? अगर यहाँ पे भी ये पचौथा देता तो फिर दूसरे में हम जाके चेक करते हैं। आगे देखते हैं इसमें और कुछ वैसा बताने। आवेग क्या होता है डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए पारसेक, अभी हम बताए हैं कि पारसेक, 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों क्या है? दूरी का मात्रक है। तब पारसेक किसकी इकाई है? दूरी के। इसी में देखिए हम लोग पारसेक पढ़े हैं, प्रकाश वर्ष पढ़े हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश का निर्वात में 1 वर्ष में चला गया दूरी। पारसेक प्रकाश वर्ष से बड़ा यूनिट होता है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU होता है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की हिंदी में। चलिए एक AU क्या होता है? एक AU बराबर होता है 1.496 गुणित 10⁸ किलोमीटर होता है। इसको भी ध्यान दीजिए, ये भी बार बार पूछा है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, ये भी देखिए पहले बात ये देखना है कि ये दूरी का मात्रक, यानी पारसेक, प्रकाश वर्ष और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तीनों के तीनों दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी। पृथ्वी हमारा सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी की आकृति क्या है? गोल है, इसे है। तो सूर्य से औसत दूरी निकालेंगे, यहाँ से कुछ होगी, यहाँ से कुछ होगी, तो पूरा जो औसत दूरी होता है उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मेजर करते हैं। यानी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और वो होता कितना है? 1.496 गुणित 10⁸ किलोमीटर, यानी कि 1.496 गुणित 10⁸ मीटर। ये ध्यान देना, पारसेक आ जाए, प्रकाश वर्ष आ जाए, खगोल की इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोल की इकाई। खगोल की इकाई तीनों ही क्या है? दूरी के मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश की चमक के मात्रक फ्लक्स होता है, चुंबकीय बल ये दूसरा कुछ है। अब आगे देखते हैं। लंबाई की सबसे छोटी इकाई देखिए माइक्रोन। 1 माइक्रोन, माइक्रोन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं 10⁻⁻6 मीटर होता है। और माइक्रोन क्या करता है? बैक्टीरिया के वायरस का साइज को नापने के लिए। अब सोचिए बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं, वायरस इतने छोटे होते हैं कि दिखते ही नहीं है, तो उनको मापने के लिए, उनका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग माइक्रोन का सहारा लेते हैं। नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। यहाँ से प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मापा जाता है। इसमें प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का मेजरमेंट करना हो तो उसको हम लोग अमूमन नैनोमीटर में काउंट करते हैं। फर्मी मीटर क्या होता है? 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये नाभिकीय अणुओं के बीच दूरी निकाला जाता है, ये उनका साइज निकाला जाता है। जैसे कि
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का अगर हमको व्यास निकालना हो तो फर्मी मीटर में मेजर करेंगे। वैसे भी न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का व्यास जो होता है 1 फर्मी होता है। 1 फर्मी यानी कि 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो फर्मी, अब इसमें सबसे छोटा कौन है? फर्मी ही सबसे छोटा है। 10⁻15, 10⁻⁻9, 10⁻⁻6, तो -15 है। तो सबसे माइनस में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा, यानी कि सबसे छोटी इकाई कौन है? फर्मी मीटर। इसमें बस ध्यान क्या देना है, माइक्रोन से क्या करते हैं? माइक्रोन से बैक्टीरिया, वायरस जैसे जीवाणुओं का, विषाणुओं का साइज मापते हैं। नैनोमीटर से क्या होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मेजरमेंट होता है, और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉन में भी मेजरमेंट होता है। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो एंगस्ट्रॉन अगर नैनोमीटर की बात करें तो तरंगदैर्घ्य के मेजरमेंट में होता है, लेकिन फर्मी मीटर की बात करें तो फर्मी मीटर में नाभिकीय अणुओं के बीच की दूरी, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर व्यास निकालना हो, यानी उनकी साइज निकालना हो तो 10⁻⁻15 मीटर होता है, और न्यूक्लियस का साइज निकालना हो तो हम लोग फर्मी मीटर में काउंट करते हैं। तो तीनों मात्रक होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से यूज होते हैं। अब बहुत बड़ी चीज़ मापना हो तो हम बड़ा मेजरमेंट यूज करेंगे, अब बहुत छोटी चीज़ मापना हो तो छोटा मेजरमेंट यूज करेंगे। तो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं बहुत छोटी चीज़ होते हैं, तो उनको मेजरमेंट करने के लिए छोटा यूनिट यानी फर्मी मीटर यूज करते हैं, जिसके बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो सबसे छोटा यूनिट क्या है? फर्मी मीटर। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए क्या है, इस सरवा कहाँ से इधर हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन हम बता दिए हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर। तो ये होता है, ये पहले हम बता चुके हैं। देखिए क्या ने लिखा है यहाँ पे, ठीक। और प्रकाश की गति जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए प्रकाश वर्ष अगर निकालना हो जाए, क्यों इतना होता है तो कैसे निकालेंगे? 1 वर्ष में प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या होती है? 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। तो 1 वर्ष में कितना दिन होता है? 365, और 365 दिन 24 घंटा, फिर इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 3600 सेकेंड। ये क्या हो गया? समय हो गया। समय, ये दूरी निकालना है। लाइट वर्ष क्या है? दूरी है। तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय। 4 गुणे समय, समय तो इतना हो ही गया। 1 वर्ष में कितना समय लगेगा? 1 वर्ष में इतना समय यहाँ रख देंगे। चाल कितना होता है? प्रकाश की चाल कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका और इसका गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। तो 1 प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष दूरी है। दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय। 1 वर्ष में चली गई दूरी, तो 1 वर्ष में चली गई दूरी, तो 1 वर्ष में कितना समय होगा? 365 × 24 × 3600 सेकेंड। चाल कितना? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। कार्य का मात्रक, ये तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल। ये किसका मात्रक है? बल का मात्रक। ये वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। डाइन किसका मात्रक है? बल का ही मात्रक है सीजीएस पद्धति में। डाइन जो होता है बल का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, बाकी कार्य का मात्रक जूल होता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान देना, इस ऑप्शन में सबको हमको चेक करना है। डाइन, डाइन किसका मात्रक है? बल का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में। न्यूटन भी बल का मात्रक है एमकेएस पद्धति में। वाट शक्ति का मात्रक है। अब आगे देखते हैं। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना लीटर होता है? तो 1 बैरल बराबर 159 लीटर होता है।
इसी को हम लोग 42 यूएस गैलन कहते हैं। जैसे हम लोग गैलन यूज करते हैं ना शब्द में, तो गैलन शब्द यूएस से आया। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका। तो 42 गैलन का यूएस, एक बैरल में 42 यूएस गैलन आता है और लीटर में 159 लीटर आता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, देखिए नाट और नाटिकल मील, हम लोग देखिए क्या करते हैं, दूरी और चाल, चाल या वेग, दूरी या विस्थापन, इसको हम लोग मीटर में काउंट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक, अगर दूरी की बात करें तो हम लोग मीटर की बात करते हैं। उसी तरह अगर दूरी की बात करें तो नाटिकल मील नौचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। लेकिन नाटिकल मील प्रति घंटा की बात करें, मतलब एक घंटा में कितना नाटिकल मील चला, तो उसको हम लोग नाट कहते हैं। यानी नाट क्या बताता है, स्पीड मापता है, स्पीड। जैसे यहाँ पे हम दूरी की बात करें तो दूरी मतलब मीटर, लेकिन कितना मीटर कितना समय में चला, तब हम चाल की बात करते हैं। तो नाटिकल मील क्या है, दूरी बताएगा, लेकिन नाटिकल मील एक घंटा में कितना चला उसको हम लोग नाट कहते हैं। तो यानी कि नाट क्या मेजर करता है, स्पीड को मापता है, यानी जहाज के चाल की मापता है। नाटिकल मील किसको मापेगा, दूरी को मापेगा। अंगस्ट्रान किसको मापेगा, तरंगदैर्घ्य को मापेगा। प्रकाश वर्ष समय का मापन, यही तो गलत है। यानी कि कौन सुमेलित नहीं है, यही नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष अभी हम बताएं दूरी को मापता है। तो इसमें कुछ नया क्या सीखना है, सीखना ये है कि नाट और नाटिकल मील क्या है। नाटिकल मील दूरी को, जैसे नाटिकल मील समुद्र में कितना दूर गया तो उसको हम लोग नाटिकल मील में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक घंटा में कितना नाटिकल मील चला तो उसको हम लोग नाट से, यानी कि नाट स्पीड को बताएगा, नाटिकल मील किसको बताएगा, दूरी को बताएगा। नाट और नाटिकल मील कहाँ पे यूज होते हैं, समुद्र में यात्रा के दौरान या अंतरिक्ष में उड़ान भरने के दौरान। तो यही दोनों जगह नाट और नाटिकल मील यूज करते हैं, वो होते हैं। नाटिकल मील दूरी का मात्रक है, नाट क्या है, स्पीड का मात्रक है। यानी स्पीड को मापने के लिए नाट का उपयोग करते हैं और दूरी को मापने के लिए नाटिकल मील का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग समतल पर दूरी को मापने के लिए क्या करते हैं, मीटर, और स्पीड को मापने के लिए मीटर प्रति सेकेंड। तो बस उसी तरह ये है, ये केवल समुद्र में है और अंतरिक्ष में, मतलब एयर नेविगेशन में है, बाकी और तो जानते ही हैं। और एक नाटिकल मील बराबर कितना होता है, एक नाटिकल मील बराबर 1.82 किलोमीटर। ये भी एकदम ध्यान रखना है, एक नाटिकल मील बराबर 1.82 किलोमीटर। यानी समुद्र वाला जो नाटिकल मील होता है किलोमीटर से कितना, 1.8 गुना होता है। अब चंद्रमा की सतह पर एक चट्टान को पृथ्वी पर ले जाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा जो हमारे पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण अगर जी हो तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा। अगर ये पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण है तो अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण निकालना हो, जीएम क्या है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण है, तो पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। द्रव्यमान देखिए यम होता है और भार क्या होता है, भार mg होता है। तो द्रव्यमान चाहे चंद्रमा पर चले जाइए, चाहे पाताल में चले जाइए, चाहे कहीं पे भी चले जाइए, द्रव्यमान जैसे का वैसे ही रहेगा। द्रव्यमान नहीं बदलने वाला, बदलेगा क्या, भार बदलेगा। भार क्यों बदलेगा, क्योंकि भार के साथ क्या जुड़ा हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण चेंज होने के कारण भार बदल जाएगा। तो अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किग्रा है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कितना हो जाएगा, 60/6 यानी कि 10। तो इसके भार तथा द्रव्यमान दोनों अपवर्तित रहेंगे, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो ध्यान दीजिए, द्रव्यमान चाहे चंद्रमा पर चले जाइए, चाहे पाताल में चले जाइए, चाहे कहीं चले जाइए, द्रव्यमान नहीं बदलता। बदलता क्या है, भार बदलता है। भार क्यों बदलता है, क्योंकि भार के फार्मूले में हम गुरुत्वीय त्वरण है, चूंकि गुरुत्वीय त्वरण ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर, अल्टीट्यूड चेंज करने पर, देशांतर, अक्षांश सब चेंज करने पर चेंज होते रहते हैं। तो भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। निम्नलिखित कौन सी सदिश राशि, देखिए सदिश राशि के लिए
आकाश ताश घमाचा। एक फार्मूला बता दे रहे हैं हम, और बाकी आप नियम कानून जानते होंगे। यहाँ अदिश राशि, ये जितने ये है अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि। आ से आयतन, का से कार्य, स से शक्ति, ता से टेम्परेचर, स से समय, घ से घनत्व, मा से मास यानी द्रव्यमान, चा से चाल। देखिए चाल अदिश है, ये जितना भी बताएं सब अदिश है। हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा। आ से आयतन, का से कार्य, स से शक्ति, ता से ताप, स से समय, घ से घनत्व, मा से मास, मास माने द्रव्यमान, चा से चाल। चाल अदिश राशि है, लेकिन वेग क्या होता है? सदिश। ये ध्यान देना है। दूरी क्या है? अदिश। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो सदिश, विस्थापन सदिश। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है, चाल अदिश है, वेग सदिश है। इसके अलावा त्वरण सदिश राशि होती है, बल सदिश राशि होती है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा देखने में लगता है कि ऐसे ऐसे चल रहा है, किसी भी सर्किट में ऐसे विद्युत धारा को दौड़ाते हैं तो लगता है कि डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए कि वैद्युत धारा बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, वैद्युत धारा अदिश राशि है। तो ये जो फार्मूला हम लिखाए हैं आकाश ताश घमाचा, इसमें एक चीज़ जोड़ दीजिएगा, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा अदिश राशि होती है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कौन सी सदिश राशि? अभी हम बताएं समय अदिश है, चाल अदिश है, विस्थापन सदिश है। कौन सी सदिश राशि है? दूरी क्या है? अदिश है। तो चाल अदिश है, लेकिन यहीं पर अगर वेग कहता तो सदिश हो जाता। समय अदिश है, दूरी अदिश है, तो बस ध्यान देना है। बाकी ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी इसके अलावा जो भी आ जाए वो सदिश ही होता है। बाकी इतने से ही अभी तक हम जितना भी एग्जाम दिए इतने से ही हमारा काम चल गया है। बाकी थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिए, अदिश सदिश कुछ चीज़ें और याद कर लीजिए। माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। यानी कि सेंटीमीटर में एक कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? सेंटीमीटर को 0.39 से गुणा करने पे इंच प्राप्त होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है, बाकी आप अगर कुछ इस पर स्पष्टीकरण हो तो बताइए। थोड़ा सा हमको इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। बाकी ऑप्शन जो लोक सेवा आयोग में जो एग्ज़ाम में पूछा गया है यूपी यूएलडीए एलडीए में, ऑप्शन यही सही किया था। बाकी जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं सब आयोग में किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले जान जाइए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। कौन सी ऊर्जा की? देखिए ऑप्शन तो यही होगा, लेकिन इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है, V बराबर होता है W/Q, W बराबर होता है VQ, W बराबर V, Q बराबर होता है IN, Q बराबर NI होता है। Q जो आवेश होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आवेश क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम आवेश की बात करते हैं तो आवेश कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभवांतर दिया जाए तो उसमें जो उत्पन्न ऊर्जा होगी उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को यानी n बराबर 1, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट, V बराबर 1 वोल्ट का विभवांतर दिया जाए तो W बराबर क्या हो जाएगा? 1 eV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी V बराबर 1, N बराबर 1, तो W बराबर क्या आ गया? तो W बराबर आ गया 1 गुणित E, यानी कि W बराबर आ गया, इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल। तो कल के पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी ऊर्जा को कहते हैं? तो 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है?
एक इलेक्ट्रॉन को यानी n बराबर 1 एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट का विभवांतर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन में जो ऊर्जा जनरेट होगा उसको हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर जूल में होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा, किसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी ऊर्जा होती है, तो 1.6 गुणते 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई वैसे ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन आवेश के विभवांतर की इकाई वोल्ट होता है, शक्ति की इकाई वाट होता है। इलेक्ट्रॉन आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। ध्यान दीजिएगा, आवेश का मात्रक या इकाई क्या होता है? कूलाम। विभवांतर के क्या होता है? वोल्ट। शक्ति के क्या होता है? वाट। इस पे ध्यान देना। ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई ऊर्जा, विभवांतर की वोल्ट, इलेक्ट्रॉनिक आवेश के कूलाम और शक्ति की वाट। निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सुमेलित नहीं? कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है, दाब का मात्रक डाइन होता है। ये गलत है। दाब का मात्रक नहीं, बल का मात्रक डाइन होता है। बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। तब फिर न्यूटन क्या होता है? न्यूटन भी बल का मात्रक होता है। ये सीजीएस पद्धति में होता है, सीजीएस पद्धति में, और न्यूटन जो होता है एमकेएस पद्धति में होता है, एमकेएस पद्धति में होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। यानी कि न्यूटन डाइन से बड़ा होता है। डाइन छोटा मात्रक है, न्यूटन बड़ा मात्रक है, लेकिन दोनों बल के ही मात्रक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूटन और डाइन में संबंध स्थापित करने वाला फार्मूला कौन सा है? 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। अब देखिए फिर से क्यूसेक। क्यूसेक को हम लोग पढ़ते क्या है? क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड। हम लोग क्यूबिक फीट पर सेकेंड, इससे क्या है? जल की गहराई मापा। क्यूबिक पर सेकेंड कितना क्यूबिक, मतलब आयतन पानी भर रहा है, ठीक। तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पर सेकेंड। तो द्रव के प्रवाह की दर को हम लोग क्या मापते हैं? क्यूसेक। यानी पर सेकेंड कितना क्यूबिक फीट पानी किसी भी कंटेनर में भर रहा है, यानी कि द्रव के प्रवाह को हम लोग क्यूसेक से मापते हैं। क्यूबिक मतलब जब भी पानी आएगा तो किसी आयतन में आता है, इसलिए क्यूबिक। बाइट, देखिए ये बाइट किससे मापा जाता है? कंप्यूटर के संग्रहण को मापा जाता है बाइट में। रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता। बार क्या होता है? दाब। दाब का मात्रक बार होता है। अभी बार हम बताए थे ना, बार। अब इसमें थोड़ा सा हम बाइट के बारे में समझाते थे। बाइट और बीट में अंतर क्या है? देखिए बाइट और बीट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग लिखते हैं BYTE, इसको लिखते हैं हम लोग बीट्स। देखिए ये दोनों क्या है? बाइट्स। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसको संग्रहण करने वाला जो इकाई होता है उसको बाइट्स में। बाइट बीट से बड़ा होता है। 1 बाइट्स बराबर 8 बीट्स होता है। बीट्स छोटा होता है, बाइट्स बड़ा होता है। अब हम इसको हम पढ़ते हैं कभी कभी 1 KB, हम लोग जानते हैं। तो 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट। इसी तरह अगर 1 MB की बात करते हैं तो ये होता है 1024 KB। MB फिर 1 GB की हम लोग बात करते हैं तो ये होता है 1024 MB। इस पर 1 TB की बात करें तो ये होता है 1024 GB। अब बात यह है कहाँ तक जाता है? तो अभी जो वर्तमान में है 1 योटाबाइट चल रहा है। 1 योटाबाइट बराबर होता है 1024 जोटाबाइट। सबसे बड़ा मात्रक अगर कहा जाए कंप्यूटर में संग्रहण करने की जो इकाई होती है उसका अगर सबसे बड़ा मात्रक अभी वर्तमान में कहा जाए तो योटाबाइट है। ये पूछ सकता है। अगर सबसे छोटा यूनिट की बात करें तो बीट्स होता है। तो सबसे छोटा यूनिट कंप्यूटर में संग्रहण करने की जो संग्रहण क्षमता होती है उसकी यूनिट की बात करें तो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? बीट्स। और सबसे बड़ा यूनिट इस समय वर्तमान में YB योटाबाइट है। इसको हम लिखते हैं योटाबाइट। इसके द्वारा इंटरनेशनल
एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान जो डाटा का होता है उसको हम लोग योटा बाइट में काउंट करते हैं। अब एक चीज़ और समझ में आ रहा है, बाइट जो होता है, बाइट, इसको ध्यान दीजिएगा, बाइट से हम लोग संग्रहण क्षमता का आकलन करते हैं। संग्रहण क्षमता, जैसे 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 जीबी, हम लोग कहते हैं 1 जीबी का मेमोरी हो गया, तो वो क्या बताता है, संग्रहण क्षमता बताता है। लेकिन अगर बीट्स की बात करें तो बीट्स जो बताता है दर बता, संग्रहण क्षमता नहीं बल्कि प्रोसेसिंग बताता है। जैसे प्रोसेसिंग हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमारा मोबाइल किस स्पीड से चल रहा है, तो हम लोग कहते हैं MBPS की बात करें ना, तो MBPS क्या है, MBPS मेगा बीट्स पर सेकेंड्स। इसको मेगा बाइट्स मत पढ़िएगा, जो हम लोग उसकी दर क्या, किस रफ्तार से इंटरनेट चल रहा, उसको हम लोग बीट्स में काउंट करते हैं। लेकिन अगर संग्रहण क्षमता की कितना उसमें मेमोरी है तो उसको हम लोग बाइट्स में काउंट करते हैं, यानी 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 जीबी, 1 टीबी। तो ये ध्यान देना, MBPS में जो बी है वो क्या है, बीट्स है, न कि बाइट्स है। हम लोग पढ़ते हैं कि मेगा बीट्स पर सेकेंड चलता है ना, 9 MBPS ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि MB में क्या, बी क्या डिनोट करता है, तो उसमें बाइट रहता है, बीट्स रहता है। तो बीट्स हमेशा उसको प्रोसेसिंग को बताता है, मतलब किस रफ्तार से चल रहा है इंटरनेट। अब बाइट्स जो बताता है वो बताता है कि मेमोरी की संग्रहण क्षमता कितना है। तो इतना चीज़ इसके बहाने हम लोग पढ़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, आते जाते रहता है। और बाकी एक बीट्स में दो नंबर आते हैं, 0 और 1, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। बाकी आप क्वेश्चन पाते हैं, A का तीसरा, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। बाइट मतलब B का चौथा, अच्छा यहाँ भी मिल गया, ठीक, दोनों में। फिर क्या, रिएक्टर, भूकंप, C का दूसरा, अरे यहाँ भी मिल गया, तो C का दूसरा, अब फिर C का दूसरा यहाँ भी है, अरे फिर यहाँ मिल गया, तो ये अब ये कैंसिल हो गया, यानी B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं। अब देखिए तरंग दैर्ध्य, इसके पहले हम बता दें, एंगस्ट्रॉन, ऊर्जा जूल, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में, आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता, अब बाकी तो हम ऊर्जा पढ़ ही चुके, तरंग दैर्ध्य पढ़ ही चुके। ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। जो हम साधारण बातचीत करते हैं उस ध्वनि की तीव्रता 60 डेसिबल होती है। बस यही बात मतलब जानना है कि साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता का कितना होता है, तो 60 डेसिबल के नियर अबाउट होता है। बाकी आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। बाकी ऑप्शन पे जाते हैं, डी का पहला, बस इसी पे जाके खुश हो जाइए। सॉरी, डी का पहला, और बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आवृत्ति को क्या मापता है, हर्ट्ज मापता है। तो डी का पहला यहीं तो मिल गया, बाकी तो चौथा दिया, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाट, अभी हम बताएं, बाट क्या मापता है, शक्ति को मापता है। नाट क्या है, समुद्री जहाज की गति, स्पीड। समुद्री जहाज का दूरी देता है तो यहाँ नाटिकल मील लिखता है। देखिए नाटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त होता है। नाट दे दिया तो गति, नाट। देखिए यहाँ अभी तो हम लोग को देखने में आसान लगता है, लेकिन एग्जाम में ये सब कन्फ्यूजन करते हैं। बस ये ध्यान दीजिए, नाट क्या मापता है, स्पीड को मापता है। नाट कितना नाटिकल मील प्रति घंटा चला, तो उसको हम लोग नाट मापते हैं। नाट जो है गति मापता है, नाटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त होता है। बी का तीसरा, सी का दूसरा, सी का दूसरा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, बी का तीसरा, यही सही हो जाएगा। बाकी ए का चौथा, वाट शक्ति सही है। ए का चौथा और डी का पहला, कैलोरी उष्मा में मापा जाता है। ठीक, और बाकी आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मेगावाट बिजली नापने की इकाई है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग वाट पढ़े हैं, यहाँ पढ़ के आ रहे हैं मेगावाट। आगे पढ़ेंगे किलोवाट, 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट होता है। तो वाट तो शक्ति की इकाई है, ऊर्जा की पावर, शक्ति की इकाई है। मेगावाट जो बिजली उत्पादन की जाए, जैसे ओबरा थर्मल पावर स्टेशन जो कि हमारे सोनभद्र में, कितना
एक यूनिट से कितना बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो बिजली का जब उत्पादन किया जाता है तो उसका काउंट हमेशा मेगावाट में किया जाता है। तो उत्पादन जो किया जाता है उसको नापने की इकाई जो होती है मेगावाट होती है, लेकिन उपभोग जो की जाती है उसको किलोवाट घंटा में किया जाता है। अब हम थोड़ा सा यहीं पे समझा देते हैं 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर हम उपभोग की जाती है तो हम बात करेंगे किलोवाट, मतलब वाट में उपभोग की जाती है। मतलब बिजली जो हम लोग जैसे पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तो हम उपभोग कर रहे हैं तो उसका काउंट किस में करते हैं हम लोग, किलोवाट में या वाट में करते हैं। लेकिन जहाँ बिजली का प्रोडक्शन होता है वहाँ से बिजली हमको कहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम मेगावाट में, जैसे हम कहते हैं ओबरा थर्मल पावर स्टेशन से 500 मेगावाट की बिजली उत्पादन की जाती है। तो ये उत्पादन की जाती है तो मेगावाट, उपभोग की जाती है तो किलोवाट। अब 1 किलोवाट होता क्या है इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हम लोग ये जानते हैं ऊर्जा बराबर P बराबर क्या होता है, ऊर्जा E बराबर एनर्जी बराबर होता है P गुणित T। ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणे समय। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय। अगर शक्ति को हम लोग वाट में मापें, समय को सेकेंड में मापें, तो ऊर्जा को हम लोग किस में मापेंगे, जूल में। बस यही ध्यान देना है, ऊर्जा को जूल में कब मापेंगे, जब शक्ति को वाट में और समय को सेकेंड में मापेंगे। ठीक, अब 1 किलोवाट घंटा की बात करते हैं हम। 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा अगर हम बिजली उपभोग कर रहे हैं एसी चला के, कूलर चला के, हीटर चला के, तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट बिजली हम लोग उपभोग कर रही है। तो अब 1 यूनिट बिजली कितना होता है, कितना जूल होता है, चूँकि ये क्या है, ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है, तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल ऊर्जा होता है। तो 1 किलोवाट का मतलब 1 गुणते 10⁻³ वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। हम 1 किलोवाट बराबर पहले हम बता दिए, 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट और हावर घंटा में है तो इसको हम क्या करेंगे 3600 सेकेंड। तो ये वाट हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो ये हो गया 10⁻³ गुणते 3.6 गुणते 10⁻³ सेकेंड। ये वाट है, यहाँ वाट लिखना जरूरी है, सॉरी यहाँ इसे लिखते हैं। ये हो जाएगा 10⁻³ वाट गुणते 3.6 गुणते 10⁻³ सेकेंड। यहाँ से हो गया 3.6 गुणते 10⁻6 वाट सेकेंड। जब वाट और सेकेंड आ जाए, तो क्या मिलेगा, जूल, यानी कि कितना हो जाएगा 3.6 गुणते 10⁻6 जूल। तो कल के ये पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा कितने ऊर्जा के बराबर होता है, तो 3.6 गुणते 10⁻6 जूल एनर्जी के बराबर होता है। किलोवाट घंटा क्या है, जो हम उपभोग करते हैं, मतलब जो उपभोग की जाती है, हीटर चला के, कूलर चला के, एसी चला के, तो उसको हम किलोवाट घंटा में यूज करते हैं। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणते 10⁻10 जूल होता है। इसी ऊर्जा को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बहाने अगर उपभोग की जाती है तो यहाँ पर किलोवाट घंटा रहता। बाकी थोड़ा सा इसी पे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सा ओरल बता दें, अगर कोई कहे कि चूँकि बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं 30 क्वेश्चन नहीं कराने जा रहे हैं, 30 के बहाने में 50-60 क्वेश्चन कराएंगे और वही क्वेश्चन कराएंगे इससे संबंधित जो सच में एग्जाम्स में आएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन कह दे कि 1000 वाट के हीटर द्वारा 1 घंटे में कितनी
बिजली उपभोग की जाएगी, उपभोग की जाएगी, बिजली उपभोग की जाएगी, यानी कि ऊर्जा, ऊर्जा पूछ रहा है तो ऊर्जा बराबर P गुणित T होता है। P मतलब शक्ति, शक्ति कितना 1000 वाट, 1000 वाट। समय कितना 1 घंटा। देखिए अभी 1000 वाट को हम लोग 1 किलो वाट में बदलेंगे, इसको 1 आवर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 किलो वाट आवर, इसी को कहते हैं 1 यूनिट। यानी कि 1000 वाट का एक हीटर 1 घंटा अगर जलाया जाए तो 1 यूनिट की बिजली की खपत हो जाएगी। कल के ही पूछ देगा कि 500 वाट का बल्ब 2 घंटा जलाने पर कितनी बिजली की खपत होगी, तो 1 यूनिट की। किसी तरह पूछ देगा 200 वाट का बल्ब 4 ठो जलाए जाते हैं तो 10 दिन में कितना यूनिट बिजली खर्च होगी, 1 महीना में कितना बिजली खर्च होगी। इसी तरह क्वेश्चन लग जाएंगे। ये बार बार क्वेश्चन आते हैं, 10 में भी आया था, कंपटीशन में भी आते हैं। तो बस यही फार्मूला यूज करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए कि 200 वाट का बल्ब प्रतिदिन 2 घंटा जलाया जाए तो 1 महीना में कितना यूनिट बिजली खर्च होगा। अगर आंसर आप लगा पाते हैं तो हमको कमेंट में बता दीजिएगा। किलोवाट घंटा मात्रक अभी हम बता दिए, 1 किलोवाट आवर ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का। देखिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा, शक्ति मत मार दीजिएगा। किलोवाट केवल रहता, 1 किलोवाट रहता तो हम लोग शक्ति पे जाते, लेकिन 1 किलोवाट 1 घंटा में कितना होगा तो ऊर्जा होगा। कंफ्यूज मत होइएगा। विद्युत अगर किलोवाट कहता या वाट कहता तो हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं, लेकिन किलोवाट घंटा कह रहा तो ऊर्जा, मतलब 1 किलोवाट 1 घंटा में कितना होगा तो ऊर्जा के जाएंगे। तो ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए कंफ्यूजन होता है, सारे क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान अभी हम निकाल चुके हैं, 3.6 गुणित 10⁶ जूल। ये अभी लगा चुके हैं, यहाँ नहीं लगाने जा रहे हैं। या आप लगा लीजिए 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट गुणित 3600 सेकेंड। अभी हम बताए हैं एनर्जी E बराबर क्या होता है, P गुणित T। अगर P को वाट में मापें, C T को समय में मापें, तो ऊर्जा को हम लोग जूल में मापेंगे। तो देखिए ये क्या है, किलोवाट को वाट में माप दिए, इसको सेकेंड में माप दिए, तो ये हो गया 3.6 गुणित 10⁶। वाट है सेकेंड है तो यहाँ जूल मिलेगा। तो यही क्या है 1 किलोवाट आवर। ठीक, यहाँ से डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापता है, अभी बताए हैं। हार्स पावर शक्ति की इकाई है, 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। अब वाट किसको मापता है, शक्ति को मापता है। अभी हम बताए वाट रहे किलो वाट रहे तो शक्ति को मापेगा। तो हार्स पावर शक्ति की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापता है। साधारण ध्वनि जो हम बातचीत करते हैं 60 डेसिबल होता है। समुद्री मील दूरी की इकाई है। सेल्सियस देखिए उष्मा की इकाई गलत है, ये गलत है। वही पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। क्यों, देखिए जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारे शरीर का टेम्परेचर होना कितना चाहिए, सामान्य टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ताप सेंटीग्रेड 37 डिग्री सेल्सियस, हमारे शरीर का औसत टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो सेल्सियस क्या मापता है, ताप को मापता है, न कि उष्मा। तो यहाँ ताप रहता तब जाके सही होता। तो हम वैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे शरीर का औसत तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसको अगर फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में चेंज करने वाला फार्मूला जो होता है C/5 बराबर F - 32/9 होता है।
अगर आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर सेल्सियस में मालूम है तो उसको फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए फार्मूला यूज करेंगे। अब आप बताइए अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, आप इसको निकाल लीजिएगा। कोई भी टेम्परेचर दे दे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड दे दे, उसको फ़ारेनहाइट में बदलना तो ये फार्मूला यूज करिएगा। ओवरऑल हमें यहाँ जानना तो सेल्सियस क्या ऊष्मा की इकाई है? नहीं, ऊष्मा की इकाई तो जूल होती है, सेल्सियस ताप की इकाई है, ताप। और यहाँ क्वेश्चन और एक आता है कि सेल्सियस, हाँ, अगर शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री से कम हो जाए तो एक प्रकार का रोग होता है हाइपोथर्मिया रोग होता है। हाइपोथर्मिया रोग किसको होता है? हाइपोथर्मिया वाले हमेशा कांपते रहते हैं। वो कांपते क्यों हो? बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है, उनको बार बार नाक में से पानी आता है, वो पानी में बहुत ज़्यादा नदी उदी में नहा लेते हैं, तब उनको बहुत ज़्यादा कपकपी लगती है, तो हाइपोथर्मिया का रोग हो जाता है। अगर टेम्परेचर लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है हमारे शरीर का तो बहुत खतरनाक हो जाता है और मृत्यु भी हो जाती है। हाइपोथर्मिया से बचने के लिए हमेशा चाय पीना चाहिए, गर्म सूप पीना चाहिए, तब तत्काल उसका उपाय हो सकता है। तो हाइपोथर्मिया इस वाले बुखार से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। 100 डिग्री 120 डिग्री तक 110 डिग्री तक बुखार हो जाता है, आदमी बच जाता है, लेकिन 37 डिग्री से अगर 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है। तो हाइपोथर्मिया ज़्यादा खतरनाक होता है बाकी बुखार वाले से। तो ये ध्यान रखिए, हाइपोथर्मिया क्या होता है? जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर आ जाता है तो आदमी के शरीर में कंपन पैदा हो जाती है, उसी को हम लोग हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया का मतलब आदमी का टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। आगे चलते हैं। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नाट में प्रदर्शित कीजिए। देखिए, गति स्पीड मापने के लिए हम लोग नाट का प्रयोग करते हैं। अब एक नाट बराबर जो होता है 1.15 नाटिकल मील प्रति घंटा। हम अभी बताए हैं नाटिकल मील दूरी को मापते हैं, और 1 घंटा में कितना नाटिकल मील चला वो स्पीड हुआ, उसको नाट मापता है, ये नाट लिखा है। तब 1 नाटिकल मील बराबर 1.15 नाटिकल मील प्रति घंटा होता है, तो 100 नाट बराबर क्या हो जाएगा? 100 नाट बराबर 1.15 कूटते 100 बराबर 115 मील प्रति घंटा। तो भाई ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। वायु की वेग एनीमोमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। ध्यान दीजिएगा, बैरोमीटर द्वारा दाब मापा जाता है, हाइड्रोमीटर द्वारा देखिए घनत्व मापा जाता है। किसका? द्रव का घनत्व, द्रव का। विंड वेन वायु की दिशा मापी जाती है, तो ध्यान देना है। विंड वेन द्वारा वायु का डायरेक्शन मापा जाता है। हाइड्रोमीटर बराबर द्रव का घनत्व मापा जाता है। एनीमोमीटर द्वारा वायु का वेग मापा जाता है, वायु का वेग। बैरोमीटर द्वारा दाब मापा जाता है। पूछ क्या रहा? वायु की गति, वेग यानी एनीमोमीटर। देखिए यहाँ हाइड्रोमीटर, कहीं कहीं पूछ देगा हाइग्रोमीटर, तो इसमें भी कंफ्यूजन होता है। हाइड्रोमीटर दे दे तो डी माने डेंसिटी माने घनत्व, डी माने डेंसिटी घनत्व, तो द्रव का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर अगर दे तो जल एटमॉस्फेयर में कितनी नमी है उसको मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर उपयोग करते हैं। तो ये जलवाष्प की नमी को मेजर करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रव का घनत्व, विंड वेन वायु की डायरेक्शन बताता है, एनीमोमीटर वायु का स्पीड कितना है बताता है, बैरोमीटर दाब बताता है। अति सूक्ष्म अंतराल नैनो सेकेंड से कम यथार्थता नापे जाते हैं। देखिए परमाणु घड़ी, देखिए पल्सर क्या होता है? पल्सर एक प्रकार का तारा है, इसको तारा है ये। व्हाइट ड्वार्फ क्या है? ये भी एक प्रकार का तारा है। जब देखिए तारा के भी मृत्यु होता है तो तारा के मरने की अंतिम अवस्था जो होती है उसको व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। क्वार्ट्ज घड़ी द्वारा समय ज्ञात किया जाता है
क्वार्टज जो पदार्थ होता है उसके कंपन का मेजरमेंट करके, तो ये भी समय बताता है। और ये पल्सर द्वारा भी समय बताया जाता है। ये इससे समय नहीं बताया जाता है। हाँ, इससे समय तो बताया ही नहीं जाता, इससे समय बताया जाता है। व्हाइट ड्वार्फ क्या है? मरता हुआ तारा है। तारा के मरने की अंतिम अवस्था को हम लोग व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। पल्सर भी मतलब अंतरिक्ष के जो भी गतिविधियां होती हैं उनको समय को मेजरमेंट पल्सर के द्वारा किया जाता है। क्वार्टज घड़ी द्वारा समय मापा जाता है। ये क्वार्टज जो ठोस पदार्थ होता है उसके कंपन द्वारा समय मापा जाता है। परमाणु घड़ी द्वारा भी समय का मेजरमेंट किया जाता है, लेकिन एकदम सूक्ष्म समय का मेजरमेंट अगर करना हो तो परमाणु घड़ी का उपयोग करते हैं। हालांकि समय इससे भी मापा जाता है, लेकिन उससे कम समय का मेजरमेंट करना हो तो परमाणु घड़ी द्वारा, यानी नैनो सेकेंड से भी कम अगर कोई समय का मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? परमाणु घड़ी चाहिए। बाकी ये भी समय बताता है, ये भी समय बताता है। ये एक प्रकार का मरता हुआ तारा है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पल्सर जो समय बताता है अंतरिक्ष में गतिविधियों का समय बताता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर विकिरण तापमापी। देखो पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर जब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर का मेजरमेंट करना हो तो उसको हम लोग पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। पायरोमीटर विकिरण पर आधारित होता है। ये नॉन कांटेक्ट यंत्र होता है। मतलब बिना, जैसे किसी का टेम्परेचर नापना हो तो उसको टच करेंगे ना, बिना टच किए हुए इसके द्वारा हम लोग पायरोमीटर के द्वारा किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। जब परमाणु भट्टी होती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसके पास हम जा ही नहीं सकते, तो दूर से ही मेजरमेंट करता है पायरोमीटर। विकिरण पर आधारित होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर का मेजरमेंट करना हो तो पायरोमीटर। बाकी ये सब भी है, लेकिन विकिरण तापमापी द्वारा पायरोमीटर का मापने की जो विधि है उसमें विकिरण की विधि उपयोग किया जाता है। बिना किसी चीज़ को टच किए हुए पायरोमीटर के द्वारा उसका टेम्परेचर मापा जाता है। पायरोमीटर द्वारा परमाणु भट्टी, बहुत पिघले हुए ठोस पदार्थ जैसे कोई मेटल्स हो तो उसका टेम्परेचर मापना हो तो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। पाइरेहेलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन की तीव्रता, सोलर से, सूर्य से जो प्रकाश की तीव्रता है कितना आ रहा है उसके लिए पाइरेहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का यंत्र है। ये हवा ताप को, पौधों के ताप को नहीं। तब पाइरेहेलियोमीटर द्वारा सोलर रेडिएशन की तीव्रता का मेजरमेंट किया जाता है। निम्नलिखित में किससे? देखिए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, अभी बता चुके हैं। अब निम्नलिखित यंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर, अभी बता दिए हैं। बहुत अधिक 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर मापना हो तो पायरोमीटर। अब तो वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से मापने हेतु उपयोगी है, फिर से पायरोमीटर। पायरोमीटर किस पे आधारित है? विकिरण पर आधारित है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। देखिए केवल 30 क्वेश्चन ही नहीं किया गया, 30 के बहाने हम अमूमन मान के चलिए कि 50 से 60 क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश की हैं। हम अपने अनुभव से ही आधारित बहुत सारे इससे क्वेश्चन से जुड़े हुए क्वेश्चन कराए हैं। अब पक्का है हमारी क्वेश्चन के साथ साथ हमारी बातों को ध्यान देंगे, ज़रूरत होगा तो छोटा छोटा नोट्स बना देंगे, हर एग्ज़ाम में उपयोगी होगा। ऐसा नहीं कि आप यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वही उपयोगी होगा। एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी वनडे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर जगह उपयोगी होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी आगे के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए। आपको फिजिक्स का भी मिलेगा, इसके बाद पर्यावरण का मिलेगा, उसके बाद हम कोशिश करेंगे यूपी स्पेशल। ये 3 टॉपिक हम सोच रहे हैं कि एलटी ग्रेड एग्ज़ाम होने के 1 महीना पहले तक ख़त्म कर दें। आप इतना ही पढ़ के जाइए, बाकी बाद में हम सब कुछ कराएंगे। इकोनॉमिक्स कराएंगे, पॉलिटी कराएंगे, ज्योग्राफी कराएंगे, हिस्ट्री कराएंगे। बाकी धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।